हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 13 को लेके डिस्कस करेंगे। 13 का मतलब आज का हमारा टॉपिक है साउंड्स जो है मतलब किस किस के माध्यम से प्रोपोगेट होते हैं यानी कि ट्रांसफ़र होता है। तो पहला एक्टिविटीज़ है जहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगी साउंड कैन प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड और नॉट, मतलब सॉलिड वस्तु के अंदर से साउंड ट्रांसफ़र हो पा रहा है कि नहीं, इस एक्टिविटी से वो प्रूफ होगा। उसके लिए देखो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है जहाँ आपको एक वुडन मेटेलिक एक टेबल लिया गया है। टेबल के एक साइड में आप अपना कान को मतलब उसके साथ क्लोज रखो और दूसरे साइड्स में अपने फ्रेंड्स को बोलो उसको ऊपर कोई भी साउंड प्रोड्यूस करे। टैप और स्क्रैच द टेबल जेंटली, धीरे से। और एट द अदर एंड दूसरी साइड में आर यू एबल टू हियर द साउंड, आपको धीरे धीरे वो साउंड सुनाई देंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, वी कैन हियर द साउंड ऑफ जेंटल स्ट्रेचिंग और टैपिंग, यानी कि साउंड जो है कैन प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड, यानी कि कोई सॉलिड वस्तु के अंदर से भी साउंड ट्रांसफर हो पाता है। इस एक्टिविटी से प्रूफ होता है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी से प्रूफ करेंगे साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ए स्ट्रिंग और नॉट, किसी स्ट्रिंग के अंदर से साउंड ट्रैवल कर सकता है कि नहीं। इस एक्टिविटीज़ के लिए 2 आइसक्रीम के कप की ज़रूरत है। एक स्मॉल और फिर कप लिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उस कप में छोटे छोटे होल तैयार किया जाएगा इन द बॉटम ऑफ द ईच कप के नीचे। फिर पास एंड ऑफ ए स्ट्रिंग थ्रू ईच होल में, मतलब कोई भी रबर बैंड हो या तो कोई भी स्ट्रिंग हो स्ट्रेच करके बांधा जाएगा टाइट करके इच होल में। एंड टाई ऑन एक मैच बॉक्स भी होगा, होल्ड देम एट द प्लेस एट शो हियर, देखो जिस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। फिर आप क्या करोगे, प्लेस 1 कप एट योर एयर, मतलब कप जो आइसक्रीम का खाली कप अपने कान में लगाओ और दूसरे कप से अपने फ्रेंड को बोलो वो कुछ भी धीरे से बोले। तो आस्क योर फ्रेंड टू से समथिंग इन लो वॉइस, अच्छा कीपिंग द कप नियर द माउथ, मुंह के सामने उस कप को ले आके। तो डू यू एबल टू हियर द साउंड, क्या तुम्हें वो वर्ड सुनाई देगा। इट इज़ ए मॉडल ऑफ टॉय टेलीफोन, ध्यान रखो हम जब बचपन में छोटे होते थे तो अक्सर बच्चे इस तरह के टेलीफोन बना के खेलते रहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस भी होना चाहिए। जैसे ही वो स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे और दूसरे साइड से जो भी कुछ बोला जाएगा वो धीरे धीरे आपके कानों तक पहुंच जाएंगे। तो इस एक्टिविटी से क्या शोष होता है, दैट साउंड कैन प्रोपोगेटेड थ्रू स्ट्रिंग के माध्यम से भी साउंड प्रोपोगेटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन एयर को लेके, क्योंकि हमें पता है इंसान के बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें से ईयर यानी कि हमारा कान भी एक ऑर्गन के अंदर आते हैं और उसका काम क्या होता है, इट एनेबल अस टू हियर एनी टाइप ऑफ साउंड। अब हम देखेंगे एयर हैज़ 3 टाइप्स, 3 डिफरेंट पार्ट। एक कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, यानी कि 3 पार्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सटर्नल ईयर को लेके, यानी कि ये कान का बाहरी पार्ट होता है जिसका दूसरा नाम है पिना। इट्स मेन फंक्शन क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करना, साउंड वेव को जो आसपास के चारों तरफ से कैच हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट होता है देखिए मिडिल ईयर। द मिडिल एंड द इनर ईयर आर बॉडीड इनसाइड ये स्कल, ये मिडिल ईयर वाला पोर्शन और जो इनर ईयर वाला पोर्शन ये स्कल के बीच में होता है। बिटवीन एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में एक कैनल होते हैं जो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक लेंथ में होते हैं। इट इज़ कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ईयर कैनल। एंड द एंड ऑफ द ईयर कैनल के एकदम आखिर में एक थिन इलास्टिक और सर्कुलर मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम एक्चुअल क्या होता है, ये अटैच रहता है 3 स्मॉल डेलिकेट बोन के साथ, जैसे हैमर, एनोविल एंड स्टीरम। हैमर अटैच रहता है ईयर ड्रम के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देखेंगे इनर ईयर। देयर इज ए कॉलिड ट्यूब, जैसे हम लोग कछुआ छाप जलाते हैं तो कछुआ क्या होता है कि कॉलिड फॉर्म में होता है, उसी तरह से इनर ईयर भी एक कॉलिड फॉर्म में होते हैं जिसे कहा जाता है कोकिला। वन एंड ऑफ कोकिला जो होते हैं ये कनेक्टेड रहता है मिडिल ईयर के साथ थ्रू एन इलास्टिक मेम्ब्रेन होते हैं ओवर द ओवल विंडो के बाद। अच्छा, कोकिला इज फिल्ड विथ ए लिक्विड होते हैं उसके अंदर। अदर एंड इसका अटैच रहता है एयर ड्रम के ऑडिटरी नर्व के साथ, विच गोज टू, जो मतलब जो भी आवाज़ हम सुनते हैं वो ऑडिटरी नर्व के माध्यम से नार्व से कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर हैव एयर भी होते हैं। अच्छा, वर्किंग ऑफ एयर, एक कान किस तरीके से काम करता है देखो। ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट
हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट से जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली वो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड वेव इन द एयर, हवा में वेव करते हुए हमारे कान तक पहुंचते हैं। तो दिस साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय पीना, कलेक्ट करते हैं एंड फिर क्या होता है देखिए, फुनेल इनटू द एयर कैनल में पहुंचते हैं। एयर कैनल में पहुंचने के बाद वो वाइब्रेशन स्ट्राइक करता है एयर ड्रम को, जो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होते हैं। एयर ड्रम क्या करते हैं, उस वाइब्रेट को सेम पैटर्न में आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस मेक द 3 डेलिकेट बोन जो होते हैं, उसके साथ जो 3 बोन जुड़े हुए होते हैं, जैसे पहले बताया था मैंने, वो वाइब्रेट होते हैं एंड प्रोड्यूस सिग्नल विच पास टू, कहाँ तक, ब्रेन तक पहुँचते हैं। तो थ्रू ऑडिटरी नर्व एंड वी कैन हियर द साउंड। नीचे एक एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को आप रीड करोगे तो ये चीज़ जो मैंने आपको समझाया है वो और डिटेल्स में आप तक समझ में आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेटरी मोशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। एक्चुअली ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, एक पेंडुलियम के जो मोशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उसे कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशंस। तो ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में जानने से पहले हमें सिंपल पेंडुलियम को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ये देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल पेंडुलियम में एक हेवी बॉडी होते हैं, देखो नीचे ए में जो बॉडी आपके पास है ब्राउन कलर में, और वो एक धागे के साथ, एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ वो लटकाया जाता है, एक रिजिड स्टैंड के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलियम। जो हेवी बॉडी नीचे लटकता है उसे कहा जाता है बॉब। द लेंथ फ्रॉम द पॉइंट, बॉब से लेके जो ऊपर जो तुम्हारा स्टैंड तक स्ट्रिंग की जो ऊंचाई मतलब डिस्टेंस होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द पेंडुलियम। तो बॉब जब रेस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी कि जब वो मूव नहीं करता है, तब उसे कहा जाता है उसकी मीन पोजीशन और पेंडुलियम का सेंट्रल पोजीशन। तो मीन पोजीशन को सेंट्रल पोजीशन भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशंस भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस क्या होता है। द मोशन ऑफ द बॉब, पेंडुलियम के ये जो बॉब पार्ट जब मूव करता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जब चले जाते हैं पेंडुलियम के, तब उसे कहा जाता है ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम। देखो नीचे पिक्चर्स में फॉर एग्जांपल्स में आपको दिखाई दे रहा है, द फिगर बी में द मोशन ऑफ द पेंडुलियम बॉब जो है, देखो ए से किसके एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जा रहा है एंड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन उसका सी तक हो रहा है, फिर वो बैक हो रहा है ए तक। तो टोटल ये जो मूवमेंट होते हैं कंप्लीट वन ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलियम। एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलियम का जो ऑसिलेशन मूवमेंट मतलब एक यूनिट पार्टिकुलर टाइम के अंदर जितना बार कंप्लीट होता है उसे कहा जाता है एक टोटल कंप्लीट मूवमेंट। ऑसिलेटरी मोशंस का टोटल मूवमेंट कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम की जरूरत होता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब पेंडुलियम का जो बॉब होता है वो अपना एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अच्छा, यहाँ पे मतलब इन द फिगर में देखो ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से सी होके फिर बी तक पहुँच रहा है, ये जो टोटल टाइम है इसे कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय ए सिंपल पेंडुलियम, जितने ऑसिलेशन मूवमेंट अपना 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करता है उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, हर्ट्ज। ये हर्ट्ज किस लिए है, क्योंकि इसका डिस्कवर किसने किया था, जर्मन फिजिक्स हेनरिच आर हर्ट्ज ने। तो यहाँ पे देखा जाता है 1 हर्ट्ज एक्चुअल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी दैट कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, यानी कि पर सेकेंड में वो कितना मूवमेंट को कंप्लीट कर रहा है। मानो पर सेकेंड में अगर वो 30 ऑसिलेशंस को कंप्लीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होता है 30 हर्ट्ज। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड को लेके। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बॉब का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, वो उसे कहते हैं इन ऑसिलेटरी मोशन से उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। फिगर में देखो बी से लेके ए तक, फिर ए से लेके सी तक, ये होता है एम्पलीट्यूड। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द, हाँ इसमें देखिए इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर से हमें पता चल रहा है। अच्छा, अगर हम बॉब को स्ट्रांगली पुश करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है उसका, अगर बॉब को हम लोग जेंटली पुश करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इसका कम रहता है। अब हम देखेंगे, अच्छा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ किसी भी साउंड का एक बहुत गुड
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डिस्कस करेंगे लाउडनेस एंड पिच के बारे में। देखिए वी कैन डिस्टिंग्विश, हर साउंड एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वो हम किससे डिफाइन करते हैं, उसकी श्रिलनेस और लाउडनेस है, मतलब कितने बहुत से साउंड भारी होता है और कुछ साउंड बहुत पतला होता है। अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स एक्टिविटी से है। एक ग्लास टम्बलर लिया गया है, उसको अगर हम स्पून से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब कितना साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए देखो, एक प्लास्टिक मतलब थर्मोकोल का बॉल एक स्ट्रिंग के साथ पकड़ के ऊपर से लटकाया गया है, बॉल को इस पोजीशन में रखा गया है जो बॉल केवल उस टम्बलर को टच कर रहा है। तो ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अच्छा अब ऑब्जर्वेशन में देखिए, व्हेन टम्बलर को हिट किया जा रहा है द स्पून से जेंटली, द साउंड सॉफ्ट निकल रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, जो थर्मोकोल का बॉल का डिस्प्लेसमेंट वो भी स्मॉल है। जब हम टम्बलर को जोर से हिट कर रहे हैं तो स्पून हार्ड तरीके से, तो साउंड लाउड प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ में जो मतलब प्लास्टिक का बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, द अबव एक्टिविटी शो कर रहा है दैट द लाउडनेस ऑफ साउंड की लाउडनेस डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज है तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा हार्ड, अगर स्मॉल होता है तो वो जेंटली साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड श्रिलनेस ऑफ साउंड। एक्चुअल क्या होता है, श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड का जो पिच होता है ना वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर हाई होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हाई पिच में रहेगा। एग्जाम्पल देखो, जब हम ड्रम को लो फ्रीक्वेंसी में बीट करते हैं तो उसकी साउंड जो है हल्का सा पिच में आता है। व्हिसल वहाँ पे अगर हाई फ्रीक्वेंसी में पुश होता है, इसीलिए उसमें से निकलने वाला साउंड जो होता है श्रिल होता है। सिमिलरली देखो, लेडीज़ का जो वॉइस होते हैं वो काफ़ी हायर रहता है मैन से, इसीलिए उनकी साउंड काफ़ी श्रिलर होता है दैन आदमियों से। इन केस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी जो गिटार जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाई पिच होते हैं यानी कि श्रिल रहता है। हैविंग द थिकर वायर, अगर स्ट्रिंग्स थोड़ा सा मोटा होता है तो उसमें से जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण उसमें हेवी आवाज़ प्रोड्यूस होंगी। अगर वायर टाइट होता है तो उसमें से भी जो हायर फ्रीक्वेंसी के कारण साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो हाई पिच का रहता है। अनदर एग्जांपल्स ऑफ लो पिच्ड एंड हाई पिच वॉइस इज द वॉइस ऑफ ए लॉयन और बर्ड। चिड़िया जब आवाज़ निकलते हैं उसके हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, हाई पिच, और लॉयन की जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी में होता है। बट लॉयन की आवाज़ बहुत मतलब लाउड होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के कारण वो काफ़ी भारी होता है। नीचे देखें टेबल के अंदर आपको साउंड और उसकी लाउडनेस दिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑडिएबल एंड नॉन ऑडिएबल साउंड। ह्यूमन ईयर जो है, हमारा कान जो है 20 पर हर्ट्ज से साउंड अगर नीचे होता है तो इनऑडिएबल होता है, हमें सुनाई नहीं देता है, और 20,000 पर हर्ट्ज से ऊपर जो होता है तो वो भी सुनाई नहीं देता है, वो भी इनऑडिएबल साउंड्स होते हैं। तो इसके बीच में जो साउंड्स की हर्ट्ज रहता है वो साउंड हमारे लिए सोनिक होता है, मतलब सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज जो साउंड्स होते हैं इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर अबव 20,000 से ऊपर होते हैं वो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते। अच्छा, एक्चुअल जो अल्ट्रासाउंड होता है ना पेट के अंदर, तो उसमें जो मशीन्स को पेट के अंदर घुमा के एग्जैक्ट ऑर्गन का लोकेशन को देखा जाता है, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, जो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देता है, और लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ हमें कैच होता है, वह कंप्यूटर में वो रिकॉर्डिंग हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे बच्चे आपके साथ म्यूज़िक एंड नॉइज़। कोई भी साउंड अगर प्लेजेंट होता है तो म्यूज़िक लगता है, और कोई भी साउंड अगर अनप्लेजेंट हो जाता है तो वो साउंड हमारे लिए नॉइज़ हो जाता है, क्योंकि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। देखो, म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशन वाइल नॉइज इज प्रोड्यूस्ड इरेगुलर वाइब्रेशन। मतलब म्यूजिक जो हम सुनते हैं ना उसकी जो वाइब्रेशन होता है वो रेगुलर कायदे में रहता है, और जो लाउड साउंड हम सुनते हैं उसकी वाइब्रेशन इरेगुलर होता है। तो देखिए, एट टाइम्स सम साउंड्स आर रफ साउंड रिपीटेड एट इरेगुलर इंटरवल बिकम्स ए म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल देखो, द साउंड ऑफ घाटक यानी कि 8 दिन पॉ, मिट्टियों का आप देखते हो मटका को बजाया जाता है,
और लकड़ी से उसको स्ट्राइक करते हैं, वो एक रिदमिक ऑर्डर में पीरियड के अंदर वो वाइब्रेट होता है, तो वो साउंड हमें सुनने के लिए अच्छा होता है। अगर इसी साउंड को हम लाउड स्पीकर में जोर वॉल्यूम से बजाते हैं तो ये एक नॉइज़ बन जाता है, एज ए मेंशन अर्लियर। तो इफ़ लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है 80 डेसिबल से ऊपर, इट बिकम नॉइज हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिकल साउंड जो भी प्रोड्यूस होता है जैसे सितार से, हारमोनियम से, वो 80 डेसिबल से कम रहता है तो वो प्लेजेंट होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन देखिए, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनडिजायरेबल साउंड एनवायरनमेंट के लिए एक प्रदूषण पैदा करता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। जैसे क्रैकर वगैरह ब्लास्ट करने से किस लिए मना किया जाता है? इसके साथ एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन दोनों एक साथ होता है। अच्छा, सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल। लोग काम का ट्रैफिक में खड़े रहते हैं और वो साउंड दिए जाते हैं। तो इन सिटीज़ में साउंड प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तेज तेज बजाने वाले हॉर्न से, उसे कहा जाता है नॉइज पॉल्यूशन। अच्छा, इन मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज़ में नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं तो डे बाय डे जो है इसका नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट होता है ट्रेन एंड एयर ट्रैफिक्स। जो भी एरिया रेलवे ट्रैक के पास होता है और एरोड्रम के पास होता है वहाँ पे भी नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रीज़ में हेवी मशीन्स को लोडिंग अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में भी साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर आप बहुत तेज़ टीवी चलाते हो या बहुत तेज़ म्यूजिक सिस्टम्स को चला रहे हो, वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए अदर कॉजेज़ क्या होता है नॉइज़ पॉल्यूशंस का। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन कॉजेज़ के अलावा कुछ ओकेशनल कॉजेज़ भी होता है। जैसे मानो कोई रीजनल फेस्टिवल्स हो रहा है, तेज़ तेज़ गाने को बजाया जाता है, बहुत तेज़ से लाउड स्पीकर को इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन का क्या असर पड़ता है? नॉइज़ पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर ये पड़ता है दिमाग के ऊपर। लोगों का हेल्थ हैज़ार्ड होता है, लोगों का स्लीप खराब हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ने लगता है। हम नॉइज़ पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले डोमेस्टिक अगर नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो टीवी और म्यूजिकल सिस्टम्स के हाई वॉल्यूम को हमें कम करने पड़ेंगे। अच्छा, एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स में जो हेवी होम अप्लायंसेस का इस्तेमाल होते हैं, अच्छा सीलिंग डिवाइसेस, इनकी यूजेस कम करने पड़ेंगे। और ऑल नॉइजी ऑपरेशंस जितने भी हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस, हाँ, इंडस्ट्रियस वर्कशॉप एक्सेट्रा शुड बी अवे फ्रॉम द, ये सब काम जो होता है ये इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखना पड़ेगा। तो इस लेक्चर्स के साथ बच्चे ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी ये चैप्टर्स दोनों वीडियो से आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।